यह काल्पनिक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना है। जब कोई खतरनाक भूकंप पहाड़ों और शहरों को तहस नहस कर देता है तो हमें शौक और डर का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा कुछ वास्तव में हो जाए। चीन के खूबसूरत पहाड़ों से घिरे एक इलाके में ऐसा ही एक भयानक प्राकृतिक अभिशाप टूट पड़ा। सब कुछ पल भर में तबाह हो गया और यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची त्रासदी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म एक्स स्टोरी। आज की फिल्म है क्लाउडी माउंटेन। फिल्म की शुरुआत होती है, दिखाया जाता है चीन, एक पहाड़ों से घिरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहां योंगडांग नाम की एक पहाड़ी को काटकर बीते 10 सालों से रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा है। यह कोई आम परियोजना नहीं थी, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों का सपना जुड़ा था इसमें। और इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा था वहीं का एक रहने वाला, एक समर्पित भूवैज्ञानिक, हॉन्ग। रेलवे निर्माण के लिए पहाड़ की दीवारों में सुरंगें बनाई जा रही थीं। आमतौर पर इन सुरंगों को चौड़ा करने के लिए विस्फोट किए जाते हैं, लेकिन आज का दिन आम नहीं था। विस्फोट के बाद जैसे ही धुआं छंटा, सामने जो नजारा था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक ही पहाड़ की चट्टानों में दरारें पड़ गईं और वहां से तेज बहाव के साथ पानी निकलने लगा। पानी का बहाव इतना भयानक था कि लोग उसमें बहने लगे, चीखें गूंजने लगीं, अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन चारों ओर से दरारों में बदल चुके इस पहाड़ और उमड़ते पानी के बीच रास्ता ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। इस तबाही के बीच हॉन्ग ने एक साहसी फैसला लिया। उसकी साथी और प्रेमिका लियू, जो उसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, उसने सुझाव दिया कि वे रेलवे लाइन के नीचे बनी एक गुफा के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। हॉन्ग ने जान की परवाह किए बिना पानी में उतरकर एक दिशा निर्देशक यंत्र की मदद से उस गुफा का रास्ता तलाशना शुरू किया। आखिरकार सिग्नल्स के जरिए लियू यह पता लगाती है कि वे जहां खड़े हैं वहां से ठीक बाईं ओर 2 मीटर की दूरी पर वह गुफा मौजूद है, एक आखिरी उम्मीद की किरण। हॉन्ग के निर्देश पर मजदूर पानी के नीचे विस्फोटक लगाते हैं और एक जोखिम भरा धमाका कर गुफा का द्वार खोलते हैं। इसी दौरान टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। जिस भारतीय महासागर में भूकंप आया, उसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ गया, और यही है वह कारण जिसके प्रभाव में चीन के एक क्षेत्र में भी भूकंप या जमीन में दरारें देखी गईं, और चीन के कई इलाकों में पानी घुसकर घर द्वार नष्ट हो गए। सब कुछ तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। इस स्थिति में एक बुजुर्ग व्यक्ति को दिखाया जाता है जो चीन के दक्षिण पूर्व क्षेत्र की ओर रवाना हो रहा है। इस व्यक्ति का नाम है योंगमिंग। उधर रेलपथ निर्माण की जिम्मेदारी में एक अधिकारी MS डिंग वहां पहुंचते हैं, और हॉन्ग बताता है कि उसके अनुसार इस इलाके में रहना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कभी भी इस पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो सकता है। डिंग उसे कहता है, तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन मुझे ऊपर के अधिकारियों को जवाब देने के लिए उपयुक्त जानकारी चाहिए। वो जानकारी जुटाओ। अगले ही दिन पहाड़ की स्थिति गंभीर है। यह साबित करने के लिए हॉन्ग पहाड़ी इलाके का निरीक्षण करना चाहता है। हॉन्ग को देखा जाता है, वह इतना साहसी है कि अकेले ही पहाड़ की ढलान से नीचे उतरता है ताकि सेंसर की बैटरी बदल सके। उधर उसी दिन हॉन्ग के पिता शहर में आने वाले हैं। यह सुनकर लियू स्टेशन जाती है हॉन्ग के पिता को रिसीव करने के लिए, और वहां उसकी मुलाकात होती है योंगबिंग से। असल में योंगबिंग ही हॉन्ग का पिता है, लेकिन उनके इस मिलन से पहले ही अचानक वहां भूकंप शुरू हो जाता है। भूकंप इतना तीव्र रूप लेता है कि जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। आंखों के सामने बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में बदल जाती हैं। ट्रेन रेलपथ से अलग होने लगती है। दूसरी ओर पहाड़ की चोटी पर झूल रहे हॉन्ग की रस्सी टूट जाती है और वह खाई में बहुत नीचे तक गिर जाता है। पल भर में इतनी भयानक स्थिति बन जाती है कि लोग कुछ समझ भी नहीं पाते और अपनी जानें गंवाने लगते हैं। उधर हॉन्ग सिर्फ एक रस्सी के सहारे खाई के किनारे किसी तरह थोड़ा सा सहारा लेकर खुद को संभालता है। तभी वह देखता है उसकी आंखों के सामने पहाड़ में एक बड़ी दरार बन रही है। दूसरी तरफ जब लोकल इलाके में भूकंप रुकता है तो चारों ओर सिर्फ मलबा और लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। योंगबिंग यह सब देख स्थिर नहीं रह पाता और एक फावड़ा हाथ में लेकर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने में लग जाता है। योंगबिंग लोगों की मदद करते हुए
अपनी जान की परवाह नहीं करता। एक बड़ा लोहे का बक्सा जब एक गाड़ी पर गिरता दिखता है, तब भी यह बुजुर्ग पीछे नहीं हटता। उस गाड़ी में फंसी हुई एक महिला को वहां से निकालकर बाहर ले आता है। हॉन्ग खाई के किनारे खड़ा होकर एक ड्रोन को उस फटी हुई पहाड़ी की सुरंग के अंदर छोड़ता है, ताकि वहां क्या हो रहा है वो देखा जा सके और उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सके। दूसरी ओर चीन की सरकार जब लोकल इलाके में आए भूकंप की खबर पाती है, तो वहां एक रेस्क्यू टीम यानी राहत बचाव दल भेजती है, जो सभी को बचाने का काम शुरू कर देती है। इधर योंगबिंग और भी लोगों की मदद करने के लिए ध्वस्त मलबे के नीचे फंसी हुई एक बस तक पहुंचता है और वहां से गाड़ी के हिस्से तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। हॉन्ग गुफा के अंदर ड्रोन भेजने के बाद जो भी जानकारी उसे मिलती है, वह सब कुछ इंजीनियर ही को फोन करके बताता है और कहता है कि एमएस डिंग को यह बात बताएं कि पहाड़ के अंदर एक सुरंग दिखाई दी है, जो कि भूस्खलन का कारण बन सकती है और पूरा इलाका एक बड़े खतरे के सामने खड़ा है। उधर लियू, जो एक भूगर्भ शास्त्री है, वह अपने सेंसर उपकरणों के जरिए समझ जाती है कि जिस क्षेत्र में वे लोग इस समय मौजूद हैं, वहां एक बड़ी आंतरिक खोखली जगह गर्त है और वहां गहरा पानी भी है, इसलिए किसी भी वक्त फिर से भूस्खलन हो सकता है। लियू ये खबर रेस्क्यू टीम को देते ही टीम उस इलाके से सभी लोगों को हटाना शुरू करती है, लेकिन ऐसे समय में लियू योंगबिंग को कहीं नहीं पाती। दिखाया जाता है कि मलबे के नीचे राहत कार्य चल ही रहा था कि फिर से भूस्खलन शुरू हो जाता है और इस भूकंप के कारण मलबे में फंसी बस और उसकी ओर बढ़ते सुरक्षा कर्मचारी भयानक खतरे में पड़ जाते हैं। सभी बस के अंदर इधर उधर गिरने लगते हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरे भूकंप का असर जब थोड़ा कम होता है, तब एमएस डिंग अपने कमांड सेंटर में आकर अपने सहकर्मी मिस्टर लिन से वीडियो कॉल पर बात करता है। मिस्टर लिन सैटेलाइट सिग्नल के जरिए बताते हैं कि यह चेतावनी पहले से मिल चुकी थी कि इस भूकंप के कारण योंगडांग पर्वत को और भी नुकसान हो सकता है और अगर फिर से भूकंप आया तो वहां जो पुल बना है वह पुल पूरी तरह से ढह जाएगा और अगर वह पुल टूट गया तो पिछले 10 सालों में पहाड़ को काटकर जो रेल पर धीरे धीरे बनाया गया है वह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उस रेलपथ के लिए बनाई गई सुरंग और सारी चीजें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। हॉन्ग को देखा जाता है कि वो उस भयानक भूकंप में घायल तो हुआ है, लेकिन फिर भी जिंदा है। और लियू के पास जब लोकल इलाके में हुए विनाश की बात पता चलती है, तो वह तेजी से वापस लौटती है। लियू तुरंत यह भी बताती है कि वे लोग इंसानों को बचाने के प्रयास में एक गहरे गड्ढे में फंस गए हैं। यह सुनकर हॉन्ग बिना घबराए ठंडे दिमाग से लियू को कहता है कि रेस्क्यू टीम को हिग्योंग नाम की गुफा के पास लाया जाए, क्योंकि हिग्योंग गुफा एक ऐसी जगह है जो सारे जलाशयों के ऊपरी हिस्से से जुड़ी हुई है। इन जलाशयों के बीच आपस में संबंध है और हिग्योंग गुफा के जरिए यहां तक पहुंचना आसान होगा। इसलिए अगर रेस्क्यू टीम वहां पहुंचे तो लोगों को आसानी से वहां से निकाला जा सकता है। कुछ समय बाद तीसरी बार फिर से पहाड़ से धीरे धीरे भूस्खलन शुरू हो जाता है। आज प्रकृति जैसे किसी विनाश लीला के खेल में उतर आई हो, लेकिन गिरते हुए पत्थरों, सामने की खाई और टूटे हुए रास्तों को पार करते हुए हॉन्ग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है। और दिखाया जाता है कि लियू हॉन्ग के पिता योंगबिंग को ढूंढ निकालती है और बेटे की तरह पिता भी सारी मुसीबतों को नजरअंदाज कर साधारण लोगों को लेकर जितनी जल्दी हो सके उस गुफा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हॉन्ग को देखा जाता है कि वह साहस के साथ उस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा होता है, लेकिन तभी जैसे ही वह पानी के संपर्क में आता है, वह अपने जीवन की पुरानी घटना एक चलचित्र की तरह देखने लगता है। जब वह गाड़ी सहित नदी के पानी में गिर गया था, उसकी पुरानी यादें लौट आती हैं, लेकिन वह वास्तविक स्थिति को सोचकर उन यादों को भूल जाता है और दौड़ते हुए पहाड़ की एक सुरंग में घुस जाता है और पलक झपकते ही एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उस सुरंग का रास्ता बंद कर देता है। दूसरी ओर योंगबिंग बाकी लोगों के साथ थोड़ी दूरी तय करता है और एक जगह रुकता है। वह अपने साथ मौजूद एक लड़की की पोशाक से थोड़ी रुई निकालकर हवा में छोड़ता है और देखता है कि वह ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब होता है कि वहां से हवा ऊपर जा रही है, यानी बाहर निकलने का रास्ता उस ओर है। लेकिन जैसे ही वे उस दिशा में बढ़ते हैं, उनके सामने एक खाई दिखाई देती है
जो लगभग 44 मीटर गहरी है। लेकिन सुरंग से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता था। लेकिन उनके साथ एक आदमी था जिसके सिर में चोट लगने के कारण वह बहुत ही बीमार हो चुका था। साथ में एक महिला और एक बच्चा भी थे। इसलिए योंगबिंग ऊपर से नीचे उतरने के लिए चारों तरफ की मजबूत पत्थर की दीवारों पर रस्सी बांधने लगता है। इसके बाद वह उस रस्सी को अपनी कमर से बांधकर इधर उधर जाकर कोशिश करता है। एक तरह से वह लोगों को नीचे उतारने के लिए एक कपी कॉल जैसा इंतजाम कर लेता है। कपी कॉल क्या होता है? कपी कॉल एक पहिए जैसा यंत्र होता है जिसके जरिए रस्सी को बांध कर रखा जाता है और उस रस्सी की मदद से भारी चीजों को बहुत आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। उधर कमांड सेंटर से जानकारी मिलती है कि अगले 72 घंटों के भीतर फिर से एक और भूस्खलन होने वाला है और उसमें वह ब्रिज और वो टनल जिसे उन्होंने कई धमाकों के जरिए तैयार किया था, वो सुरंग पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसलिए जो कुछ भी करना है वो सब 72 घंटे के अंदर ही कर लेना होगा। एमएस डिंग राष्ट्रीय कमांड सेंटर से संपर्क करता है और एक प्लान बनाता है कि पहाड़ के खतरनाक हिस्सों में पहले से ही धमाके करके उन हिस्सों को गिरा दिया जाए। अगर ऐसा किया जाए तो अचानक हुए भूस्खलन से बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर एक साथ बहुत बड़े इलाके में भूस्खलन हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए पहले से ही छोटे छोटे पहाड़ी हिस्सों को अलग कर देना होगा ताकि बाद में जब भूस्खलन हो तो उसका असर ज्यादा न हो। और उसी के मुताबिक खतरनाक पहाड़ी जगहों पर हेलीकॉप्टर की मदद से विस्फोटक पहुंचाने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी ओर हॉर्न को देखा जाता है कि वह सुरंग के अंदर से अपने पिता को पुकार रहा है। मतलब दूसरे भूस्खलन के बाद जो बस गुफा के अंदर जा गिरी थी, उस गुफा के एक और रास्ते से होंग अंदर घुसा था। और अब चूंकि वह अपने पिता को ढूंढ चुका है, इसीलिए वह सभी को बचाने के लिए होंग पर्वतारोहियों की तरह रॉक क्लाइंबिंग की विधि अपनाता है। जैसे लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, वैसे ही वह उल्टे रास्ते से खड़ी पहाड़ी दीवार चढ़कर काफी मेहनत के बाद अपने पिता तक पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा, वरना यह सुरंग किसी भी पल गिर सकती है। उधर कमांड रूम में सेंसर के माध्यम से पता चलता है धीरे धीरे रेलपथ की सुरंग पर भूस्खलन का असर पड़ने लगता है। पुल टूटने लगता है, यानी उनकी योजना असफल हो रही है। उधर काफी रास्ता तय करके सुरंग के मुहाने पर पहुंचे होंग और बाकी लोग देखते हैं कि भूस्खलन के कारण सुरंग का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। इसलिए बाहर निकलने के लिए वे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। सुरंग के अंदर इतने सारे लोग फंसे हुए हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि एमएस डिंग, इंजीनियर और बाकी लोग मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। क्या योजना? वे तय करते हैं कि किसी एक निश्चित जगह पर बम विस्फोट करके वहां के भूमिस्खलन को रोका जा सकता है। इसलिए आधी रात को वे सारी तैयारियां लेकर उस विस्फोट की जगह के लिए रवाना होते हैं। सुरंग का रास्ता मिलने से पहले ही होंग और बाकी लोग जिन गुफाओं में हैं, वहां पर भी भूस्खलन शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वे उस गुफा में एक छोटा सा जलाशय खोज लेते हैं। होंग का पिता बताता है कि अब कोई और रास्ता ढूंढने से बेहतर होगा कि इस जलाशय के रास्ते तैरकर बाहर निकलने की कोशिश की जाए। कम से कम गुफा के अंदर फंसे रहकर मरने से यह कोशिश करना ज्यादा समझदारी होगी। लेकिन होंग अपने पिता की बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि होंग की बचपन की एक पुरानी याद जुड़ी है। असल में होंग के अतीत में पानी से जुड़ी एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण वह पानी देखकर डरने लगा है। क्या थी वह घटना? कई साल पहले जब होंग अपनी बीमार मां को इलाज के लिए ले जा रहा था, तो एक एक्सीडेंट के कारण मां बेटा दोनों पानी में गिर गए। पानी बहुत गहरा था और वहीं पर उसकी मां डूबकर मर गई। मां को न बचा पाने की पीड़ा आज भी होंग को सता रही है और इसी वजह से वह पानी से हमेशा दूरी बनाए रखता है, क्योंकि आज भी अगर वह पानी में उतरता है तो उसे अपनी मां की मौत का वो दृश्य याद आ जाता है। बेटे की बात मानकर योंगबिंग पानी के रास्ते न जाकर गुफा के अंदर ही सबके साथ रुकने का फैसला करता है। उधर दिखाया जाता है कि सेंसर से मिले डेटा के अनुसार पहाड़ का एक और बड़ा भूस्खलन होने वाला है और सांगती नाम के पहाड़ी इलाके में जो हालात हैं, उसके मुताबिक अब ये भूस्खलन सीधे शहर की ओर बढ़ रहा है। अब तक जो भूस्खलन हुआ था वो पहाड़ों और गांवों में हो रहा था, लेकिन अब की हालत देखकर लगता है कि यानजियांग
शहर पल भर में पूरी तरह तबाह हो सकता है। ऐसा भूस्खलन हो सकता है जो पूरे शहर को निगल जाए, और इस आपदा के घटने में अब केवल 2 घंटे बाकी हैं। इस आसन्न विनाश से निपटने के लिए चीन के सभी विभाग सक्रिय हो जाते हैं। गवर्नर लिंग खुद पूरे यांगजियांग शहर का दौरा करते हैं और सभी को तुरंत शहर खाली करने का आदेश देते हैं। इस तरह के खतरे की खबर सुनकर लोग जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। पूरा शहर जैसे वाहनों और लोगों के सैलाब में डूब जाता है। उधर मौसम विभाग से जानकारी आती है कि शहर में एक भीषण तूफान आने वाला है जो खतरे की गंभीरता को और बढ़ा देगा। जैसे ही पूर्वानुमान के अनुसार शहर में बारिश शुरू होती है, विभिन्न इलाकों में भूस्खलन शुरू हो जाता है। दूसरी ओर सुरंग के अंदर फंसा होंग जलाशय के पास अपने पिता की कुछ चीजें देखता है और समझ जाता है कि पानी कम होने के बाद उसके पिता उस जल में उतर चुके हैं। यह देख वह खुद भी पानी में उतरता है और सौभाग्य से अपने पिता को खोज भी लेता है। उसी जल मार्ग से वे दोनों सुरंग के बाहर निकल आते हैं। उन्हें देखकर रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और उनके साथ बाकी फंसे हुए लोगों को भी बाहर निकालती है। होंग और उसके पिता समेत सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर लियू को मैसेज के माध्यम से मिलती है, लेकिन यह भी साफ हो जाता है कि इतने कम समय में पूरे शहर की आबादी को सुरक्षित निकाल पाना असंभव है। अंततः कंट्रोल रूम में मौजूद एक कर्मचारी सुझाव देता है कि अगर शहर को बचाना है तो रेल सुरंग में विस्फोट करना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन 10 वर्षों की मेहनत से बनी उस रेल सुरंग को इस तरह नष्ट करना यहां के किसी भी अधिकारी को स्वीकार नहीं है। फिर भी कई विचार विमर्श के बाद इंजीनियर ही और एमएस डिंग शहरवासियों की जान बचाने के लिए बहुत मुश्किल से उस फैसले पर सहमति जताते हैं। उसी वक्त होंग एक नया प्लान लेकर एमएस डिंग के पास आता है। क्या है वह प्लान? प्लान यह है कि यांगडांग पर्वत के पास एक और पर्वत है जिसका नाम है न्यूगान। होंग की योजना के अनुसार अगर न्यूगान पर्वत पर विस्फोट किया जाए तो रेल सुरंग को बिना नुकसान पहुंचाए शहर और पहाड़ के बीच एक कृत्रिम विभाजन बन जाएगा। इससे न केवल शहर की रक्षा होगी बल्कि रेल सुरंग भी बचाई जा सकेगी। और साथ ही दिखाया जाता है कि होंग खुद एमएस डिंग के पास जाकर होंग न्यूगान पर्वत पर विस्फोटक लेकर जाने का प्रस्ताव रखता है। उसके कहे अनुसार होंग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में सवार होकर न्यूगान पर्वत के सामने पहुंचता है और जान की परवाह किए बिना पहाड़ की चट्टान से टकराकर बिना किसी आधुनिक तकनीकी सहायता के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है। वो एक झरने के पास पहुंचता है, लेकिन ऊपर चढ़ते समय अचानक उसका हाथ फिसल जाता है। उसी क्षण 2 हाथ उसे पकड़कर बचा लेते हैं। असल में अपने बेटे को अकेले खतरे में जाते देख होंग के पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर वे दोनों मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उधर एमएस डिंग भी 600 किलो विस्फोटक लेकर इस ऑपरेशन का लीडर बनकर हेलीकॉप्टर से न्यूगान पर्वत की ओर रवाना होता है। इस विपत्ति की घड़ी में ल्यू पर्वतीय क्षेत्र के कठिन इलाकों से कई बच्चों को सुरक्षित निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर लाता है और रेस्क्यू टीम की प्रतीक्षा करता है। इधर पहाड़ की एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लगातार हो रही बारिश के कारण होंग को चढ़ाई में कठिनाई होती है। चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं और वह किसी समतल या स्थिर जगह पर अपने हाथ पैर टिका नहीं पाता। अपने बेटे को ऐसी परेशानी में देखकर यांगबिंग चढ़ाई में मदद करने के लिए स्वयं को एक सहारा बनाते हैं। वह खुद को चट्टान से सटाकर एक तरह से सीढ़ी या सपोर्ट की तरह पेश करते हैं और होंग को ऊपर चढ़ने का आदेश देते हैं। अंततः इसी तरह होंग पहाड़ के मुहाने तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसके पिता यांगबिंग मुस्कुराते हुए उसकी आंखों के सामने पहाड़ की गोद में गिर पड़ते हैं। अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में समर्पित एक सैनिक अपने अंतिम श्वास तक लोगों की रक्षा करते हुए हंसते हुए बलिदान दे देता है। पिता के इस महान बलिदान को सम्मान देते हुए होंग अपनी पूरी ताकत लगाकर सुरंग के मुहाने तक चढ़ जाता है। उसी समय एमएस डिंग भी हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटकाकर उसके पास 600 किलो विस्फोटक पहुंचाना शुरू करते हैं। होंग अकेले दम पर वह सारा विस्फोटक सुरंग के भीतर पहुंचा देता है और आखिरकार थककर बीमार और घायल अवस्था में सुरंग के मुहाने पर बेहोश होकर गिर पड़ता है।
उधर हेलीकॉप्टर का पायलट तेज हवाओं की गति, बार बार की तेज हवाओं को देखकर पायलट को मजबूरन पहाड़ और हेलीकॉप्टर के बीच बंधी रस्सी काटनी पड़ती है और विस्फोट के ठीक 4 मिनट पहले वह हेलीकॉप्टर लेकर वहां से हट जाता है। अब हॉर्न के पास सिर्फ अपने जीवन के आखिरी पल बचे होते हैं और एमएस डिंग का वह मोबाइल जो विस्फोटकों के साथ भेजा गया था ताकि ल्यू और हॉन्ग के बीच आखिरी बार बात हो सके। हॉन्ग अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी प्रेमिका से बात करना शुरू करता है। जैसे जैसे उनकी बातचीत चलती रहती है, विस्फोट का समय करीब आता जाता है, लेकिन ठीक विस्फोट से पहले आशा की एक किरण की तरह एमएस डिंग फिर से हेलीकॉप्टर लेकर पहाड़ की चोटी पर लौट आता है। उसे देखकर हॉन्ग अपनी सारी शारीरिक थकान को भुलाकर हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है और एक लंबी छलांग लगाकर सुरंग के मुहाने से कूद पड़ता है। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर पास होता है और हॉन्ग उसका स्टैंड पकड़ लेता है। हॉन्ग को बचाने के लिए एमएस डिंग दोनों हाथों से उसे ऊपर खींचना शुरू करता है। ठीक उसी समय 600 किलो विस्फोटक से एक भयानक धमाका होता है और वह विशाल पर्वत पल भर में ध्वस्त हो जाता है। इस धमाके की वजह से एक कृत्रिम भूस्खलन शहर और पहाड़ के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। जब विस्फोट का असर खत्म होता है तो स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। यह फिल्म असल में चीन के रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सैनिकों के संघर्ष की कहानी पर आधारित है। 1948 में उनके रेल निर्माण आंदोलन, हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की कठिनाइयां और अंततः जनवरी 1984 में पक्की रेलवे लाइन के पुनरुद्धार की ऐतिहासिक घटना को श्रद्धांजलि देने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की रोमांचक फिल्म की कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग बहुत अच्छा रहो। चलो मैं जरा पहाड़ से घूमकर आता हूं।